Today I am going to continue your topic, what makes India a federal country. Before going inside the topic, I begin with a cartoon. Isn't that strange? Did our constitution makers not know about federalism? Or did they wish to avoid talking about it? The answer is our constitution makers were aware of the concept federalism. They supposed that with the maturity of democracy, proper changes will be brought in the constitution to make the nation more federal. In the first lesson, I taught you about Belgium and Sri Lanka. Belgium adopted federal form of government and able to accommodate all the differences and division that lies in the country and set a better example for European country, while Sri Lanka adopted unitary mode of government and didn't listen the voice of other community. As a result, Sri Lanka had to face civil war. Think about our country. It is very vast and here so many languages, religions and regions are what are the power sharing arrangement in our country. In our country, we have adopted federal form of government. हमने अपने देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है कुछ हद तक, पूरा नहीं, पार्शियली. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड. हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ. जैसा हमने पहले भी कहा था कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 1 है, जो यह बतलाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, देयर द टर्म फेडरेशन इज नॉट यूज्ड. बट in our country, some federal features we can see. These federal features are as follows. First, our constitution provided two-tier system of government, the central government and the state government. A third level of government is introduced through 73rd Amendment in the year 1992. Number 2, subject on which each level of government can make laws clearly classified in 3 lists. First, union list, जिसको संघ सूची के नाम से भी जानते हैं. In this list 97 subjects are included. इसके अंदर में 97 subjects आते हैं. Only central government can make laws. और केवल केंद्र की सरकार ही कानून बना सकती है. इसमें राज्य की सरकारों को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है. इसके अंदर में डिफेंस, जिसको रक्षा बोलते हैं, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, करेंसी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट के हैं. स्टेट लिस्ट, इन दिस लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एडुकेशन. दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची इसे हिंदी में कहते हैं. और ये जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. इस कंकरेंट लिस्ट के अंदर में 47 सब्जेक्ट्स हैं और इस कंकरेंट लिस्ट के ऊपर में हमारे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है. लेकिन अगर किसी विषय वस्तु पर केंद्र की सरकार भी कानून बनाती है, राज्य की सरकार भी कानून बनाती है, तो केंद्र के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उसको प्रायोरिटी जो है वो दिया जाएगा. वैसे स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉज है वह इफ़ेक्टिव नहीं होगा. इस कंकरेंट लिस्ट के अंदर में इन दिस लिस्ट एडुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन and successions are the subject of concurrent list. Some subjects that came up after the constitution was made. कुछ एक ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो इधर हाल फिलहाल में डेवलप हुए हैं.
जिस समय हमारा संविधान बना वैसे सब्जेक्ट का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। दिस सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रेसिडुअरी सब्जेक्ट एंड ओनली आवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। द term residuary subject, residuary powers, the concept of residuary powers we have taken from American Constitution or from Switzerland Constitution. इसके अंदर में आने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे नहीं, ई कॉमर्स जैसे कॉन्सेप्ट थे नहीं, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, और इस पर जो है केवल केंद्र की सरकार को, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। नंबर थर्ड, आवर फेडरेशन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमने पहले भी आपको बताया है कि भारत के अंदर में जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ऑल स्टेट्स डोंट हैव इक्वल पावर। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर बिफोर 2019। 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर जो था उसको स्पेशल प्रोविज़न उसके लिए किया हुआ था आर्टिकल 370 के द्वारा और आर्टिकल 35 के द्वारा। आर्टिकल 35 के द्वारा ये प्रोविज़न था कि कोई भी आउटसाइडर जो वहाँ का सिटीजन नहीं है, दे कांट परचेज लैंड, दे कांट मैरिज विथ कश्मीरी गर्ल्स, और आर्टिकल 370 के द्वारा स्पेशल जो प्रिविलेजेस था वो प्रोवाइड किया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन 2019 के अंदर में ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335 इसको कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया गया है। आज के डेट में जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। आज के डेट में वो एक इंडियन टेरिटरी बना हुआ है। आवर इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। आज के डेट में जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हों, चाहे वो आपको जाके अंडमान निकोबार हों, ऐसे जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, पुडुचेरी हों, ऐसे यूनियन टेरिटरी को मतलब राज्य की तुलना में कम पावर जो है वो प्रोवाइड है। नंबर 4, some fundamental provisions of constitution can't be unilaterally changed by either level of government। हमारे देश के अंदर में कुछ जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उस फंडामेंटल प्रोविजंस को किसी भी एक लेवल की सरकार के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। वैसे फंडामेंटल प्रोविजंस में संशोधन करने के लिए बोथ लेवल की जो सरकार है उसकी सहमति आवश्यक है। पहले तो उसे किसी भी एक हाउस के अंदर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है तो कम से कम उसे आधे से अधिक राज्यों का क्या चाहिए, रेटिफिकेशन प्राप्त होना चाहिए, समर्थन जो है वो प्राप्त होना चाहिए। ऐसे इशूज़ के अंदर में पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैं, हाई कोर्ट के पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव पावर हैं आपको स्टेट और सेंटर के अंदर में। तो ऐसे तमाम इशूज़ पे जो मतलब परिवर्तन होगा वो दोनों लेवल के गवर्नमेंट के सहमति के द्वारा ही संभव है। नंबर 5, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को ये पावर है कि वो टैक्स इम्पोज करें और अपने रिसोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास करें ताकि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं उनको वो आसानी से संपादित कर लें। नंबर 6, आवर जुडिशियरी हैज़ पावर टू इंटरप्रेट द लॉज एंड सेटल डिस्प्यूट बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमने पहले भी आपको बताया था कि भारत के अंदर में ये व्यवस्था की हुई है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इस जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हमारे न्यायालय को ये पावर है कि कोई भी लॉज हैं उस लॉज को वह इंटरप्रेट कर सकता है, वो ऑब्जर्व कर सकता है कि जो लॉज बनाए हुए हैं वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत हैं या नहीं हैं, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं करते हैं।
इस दृष्टिकोण से हमारे जो कोर्ट हैं उस कोर्ट को ज़्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। Here at the end I am going to continue. A question is here also raised through a cartoon. If agriculture and commerce are state subject, why do we have ministers of agriculture and commerce in the union cabinet? For the answer of this question, we have to understand the significance of a state list. Only their subjects have been added into this list, to which a uniform law could not be made for whole of India. Agriculture and commerce are of utmost importance to the union government. Hence, they have established the respective ministers in order to provide assistance to states in implementing the laws made by them. It also acts a supervisor so as to track the required performance on these subjects. In my next topic, I will provide you information about how federalism